अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, इस वक्त जो दुनिया की सियासत है वो एक ख़तरनाक मोड़ पर खड़ी है और सवाल यह है कि क्या मशरिक़ वस्ता में एक नई और बड़ी जंग का दरवाज़ा खुलने जा रहा है। ईरान में नई क़यादत सामने आ चुकी है और मुश्तबा ख़ामेनी के पहले ही पैगाम में सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया है। आबनाए हर्मुज़ बंद रखने की बात, दुश्मन से बदला लेने का ऐलान, तो क्या अब खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान के शहर मिनाब में स्कूल पर मिसाइल गिरने का सानिया पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है। मासूम बच्चों की हलाकतों पर अब खुद अमेरिका के अंदर से भी सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका के जो सेनेट में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि आखिर ये हमला क्यों हुआ और किस बुनियाद पर हुआ। उधर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को एटमी हथियार हासिल ना करने देने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर ही एक बहस छिड़ चुकी है कि क्या ये जंग वाकई सलामती के लिए है या किसी और बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश है। और इसी दौरान एक आलमी सर्वे ने नरेंद्र मोदी के आलमी मकबूलियत के दावों पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो नाज़रीन, दुनिया किस समझ जा रही है? क्या जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है बंद होने जा रही है? क्या मशरिक़ वस्ता एक बड़ी जंग के दहाने पर है? और इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? इसी वाले से बात करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब। नादिर मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। सर, ये बताइएगा कि ईरान में जो नई क़यादत के बाद अपना हर्मुज़ बंद रखने का जो इंदिया दिया गया है, आप क्या समझते हैं कि अस्करी और स्ट्रैटेजिक नुक्ते नज़र से अगर हम देखें तो वाकई अपना हर्मुज़ बंद होती है तो आलमी जो बहरी रास्ते हैं या तेल की तरसील और खित्ते की जो बिलखुसूस सिक्योरिटी सूरत हाल पर इसकी फौरी तवील मुद्दती असरात आपकी नज़र में क्या हो सकते हैं? ईरान की जो जंग है, यानी इसराइल और अमेरिका की जंग ईरान के साथ, वो ऑलरेडी बहुत फैल चुकी है। इट इज एक्सपेंडेड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली का मतलब है कि उसमें बहुत से वो ममालिक जिसकी ईरान से डायरेक्ट जंग नहीं हो रही थी, उन पे हमले हुए हैं, ईरान ने किए हैं, और वो और भी फैल सकते हैं। अभी तक उन्होंने, यानी अरब ममालिक, मुसलमान ममालिक, उन्होंने जवाब तो नहीं दिया फौजी, लेकिन हो सकता है अगर वो हमले होते रहे तो आगे बढ़ जाए। और दूसरी तरफ ये वर्टिकली भी एक्सपेंड हो गई है। वर्टिकल का मतलब है कि पहले हफ्ते शुरू के अंदर मिलिट्री टारगेट्स, फौजी तनसीबात और उससे रिलेटेड जो दोनों साइडों पे, उन पे हमले किए गए। लेकिन आगे बढ़ के अब ये अटैक्स जो हैं ईरान की तरफ से, अमेरिका इसराइल की तरफ से भी, और खास तौर पे ईरान की तरफ से, वो ऑयल की जो है वहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल फील्ड, ऑयल स्टोरेज साइट्स, ऑयल शिपिंग वगैरह वगैरह, मतलब ऑयल सप्लाई का जो सिस्टम है, पूरा निजाम पूरे मिडिल ईस्ट का, गल्फ का, उसको ईरान भी टारगेट कर रहा है और ये खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये का मतलब इसराइल और अमेरिका तो दूसरी तरफ है ना। और गल्फ स्टेट जो है उनका, चूंकि सारी इकोनॉमी उनकी मिडिल ईस्ट की सेंटर में बड़ी इकोनॉमी तो ऑयल बेस्ड है, तो जाहिर है वो उसको बचाना चाहती हैं। सिंपल सी बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो वॉर है रीजनल है, यानी ये खित्ते में है, मिडिल ईस्ट में। लेकिन ये जो ऑयल की वजह से जो आपका सवाल है हॉर्मुज़ का और उससे रिलेटेड, हॉर्मुज़ क्या है? हॉर्मुज़ एक चोक पॉइंट है ना, कि समुद्र के दोनों तरफ जमीन है, तो अंदर से जहाज, समुद्री जहाज गुजरते हैं, तो उनको रोकना या डुबोना आसान है, क्योंकि बड़ा समुद्र नहीं है ना। बड़े समुद्र में तो एक आधे जहाज को मारेंगे, यहाँ पर तो वो चोक है ना, चोक कर सकते हैं इसको। चोक पॉइंट का मतलब जो चोक हो सके जगह, तो ये है। तो ईरान ने उसके लिए धमकी भी दी है, तैयारी भी की है, कोशिश भी की है, और अमेरिकन नेवी भी आई हुई है, दूसरी अभी फ्रेंच ब्रिटिश नेवी मेडिटेरेनियन की दूसरी तरफ भी वो भी आ रही है। जब ये हॉर्मुज़, ये ग्लोबल इकोनॉमी इफेक्ट होती है, तो उसमें दुनिया इन्वॉल्व हो जाती है, खाली ईरान की और इसराइल अमेरिका की जंग नहीं रहती। तो ये वॉर एस्केलेट कर रही है। तो इसके नतीजा, आपका सवाल है क्या होगा, इसका नतीजा तो अभी हुआ ही नहीं, तो आप देख लेना। पहले तो आप ये देखें कि पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है सारी काम में। बाकियों को तो आप छोड़े ना, आप तो पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान में रहती हैं, पाकिस्तान की चैनल पे बोल रही, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट तो पहले पाकिस्तान से है ना। बाकी दुनिया को तो मैं बाद में बात करूंगा उसकी। आपका ये है कि आपके मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी अभी गल्फ में काम कर रहे हैं, रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां से भेज रहे हैं। आप जिसको रिमिटेंस कहते हैं, $40 बिलियन की आपकी जो टोटल आती है आपकी रिमिटेंस, उसमें से 25-30 तो गल्फ से आते हैं, यहाँ बल्कि ज्यादा तो इधर से आता है। अगर वो बड़ी जंग हो जाती है, तवील हो जाती है, ऑयल रेवेन्यू इफेक्ट हो जाता है, उनकी जॉब चली जाती है या वो वापस आ जाती है, तो आपकी इकोनॉमी तो वैसे ही डॉलरों पे है। दूसरा, अगर तेल की कीमत, यानी पर बैरल ऑयल की कीमत, जो ईरान कह रहा है $200 पर बैरल या हंड्रेड्स ऑफ डॉलर पर बैरल चली जाती है हॉर्मुज़ बंद करने से या वैसे भी जंग करने से, तो आपकी इकोनॉमी तो बिल्कुल फ्रेजाइल है, वो बैठ जाएगी। और अगर इकोनॉमी बैठेगी तो पॉलिटिकल डिसऑर्डर आ जाएगा। देखे ना लोगों पर, जब मॉडर्न स्टेट जो रियासतें हैं वो तो तेल पे चलती है ना, तेल और एनर्जी पे,
गैस पे, लिक्विड गैस पे, ऑल दैट। सो ये पाकिस्तान का इंटरेस्ट है कि ये जल्दी से जल्दी जंग खत्म हो, पाकिस्तानी सेफ हो, ऑयल सप्लाई बरकरार रहे। और वैसे भी आपका सऊदी के साथ एग्रीमेंट है, अगर ईरान की सऊदी के साथ आगे ये बढ़ती चलती है तो जंग हो जाएगी, तो फिर आपको तो सऊदी के साथ जाना पड़ेगा ना मदद करने के लिए ईरान के खिलाफ। और आप ऑलरेडी आपकी वहां लीडरशिप जो है, मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप तो सऊदी इसीलिए तो गई है, उनको सपोर्ट करने के लिए, और अगर जंग बढ़ती है तो उनका साथ देने के लिए। तो ऑल टोल्ड हमारे लिए यानी पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा रास्ता ये है, अगरचे हम अकेले तो नहीं कर सकते, लेकिन तुर्की, सऊदिया, चाइना और ममालिक के साथ मिलके, और बाकी दुनिया के ममालिक के साथ, क्योंकि ऑयल तो सबको अफेक्ट कर रहा है ना, महंगा ऑयल हो रहा है तो जापान भी इफेक्ट हो रहा है, दूसरे मुल्क भी इफेक्ट हो रहे हैं ना, तो इसको खत्म कराया जाए। ये है इसका असर। और लॉन्ग टर्म तो बड़ी दूर की बात है, ये जो इकोनॉमीज है ना वो मेजोरिटी दुनिया की, वो शॉर्ट टर्म में बैठ जाएंगी अगर ऑयल की डिस्ट्रप्शन हो गई। ठीक है। अच्छा, हमें सीनियर एनालिस्ट हैं, हमें ज्वाइन किया अब्दुल्ला गुल साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम, डिफेंस एनालिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। आपसे जानना ये चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं कि जो ईरान की जानिब से जो इस वक्त अपने हरमुज़ को बतौर स्ट्रेटेजिक हथियार इस्तेमाल करने की धमकी जो है, वो आपको क्या लगता है एक अमली जो है वो इम्कान है, या ज़्यादातर ये सियासी दबाव बढ़ाने की कोशिश है? क्या कहेंगे सर, क्या हिकमत अमली होगी इनकी? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप में हरमुज़ को आप खुलवाने के लिए अगर आप कोई भी हथियार इस्तेमाल करेंगे तो उससे नतीजा क्या निकलेगा? क्या फिर ऐसे हथियार इस्तेमाल करने से खित्ते के अंदर ताबकारी नहीं चलेगी? क्या फिर दुनिया इसको बर्दाश्त कर पाएगी? इसके फॉल आउट इफेक्ट जो हैं वो कोई मामूली तो नहीं होते, वो बड़े खतरनाक होते हैं। और फिर रूस का बयान आ चुका है इसके ऊपर कि अगर ऐसा कोई न्यूक्लियर वाला मामला किया तो फिर दुनिया का कोई मुल्क महफूज नहीं रहेगा। इसलिए ये बात सोच समझ के मेरे ख्याल में ये अमेरिका सिर्फ धमकियां देता है, बार बार देता है, उसकी एक तरीकाकार बन गया है, क्योंकि अब धमकी के बाद उसके पास कुछ रह नहीं गया, अपनी इज्जत भी खो दी और अपना जो मर्तबा था वो भी खत्म हो गया। इसलिए आज जो सूरत हाल बन रही है उसमें आबनाए हरमुज़ के ऊपर तो उनका कंट्रोल है। आज की इतलात ये हैं कि यूएसएस अब्राहम लिंकन के ऊपर हमला किया गया है, और अब्राहम लिंकन तो उनका एक बहुत बड़ा नाम, जो कहते थे कि बहरी बेड़ा आएगा तो पता नहीं तहस नहस कर देगा। आज वो बहरी बेड़ा कहाँ खड़ा हुआ है? बात तो ये है आज उस बहरी बेड़े का क्या किरदार है, क्योंकि कहा गया कि अब हम तीसरा बहरी बेड़ा भेजेंगे। एक और भी तो था ना, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, वो किधर गया? वो तो नजर ही नहीं आया। इसका मतलब यह है कि इन बहरी बेड़ों को ईरान की टेक्नोलॉजी से, ईरान की फायर पावर से शदीद खतरा है, और यही वजह है कि ये बहरी बेड़े अपनी इज्जत बचा के वहां से निकल गए हैं। 2100 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ है अब्राहम लिंकन। लेकिन इन सब के बावजूद एक बात हमें बड़ी गौर करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी मुल्क ने दुनिया में गैर, जिसको कहते हैं गैर संजीदगी का और गैर जिम्मेदाराना रवैये इख्तियार किए हैं जंगों के अंदर, तो वो तो अमेरिका और इजराइल ने किए हैं, जहां उन्होंने तमाम आलमी कवानीन, जेनेवा कन्वेंशन ऑन वॉरफेयर और तमाम जो अखलाकियात हैं उनको तो छोड़ दिया। न्यूक्लियर बम का हमला अमेरिका ने किया, वियतनाम के अंदर जो जुल्म किया वो अमेरिका ने किया, ग्वांतानामो बे, रेंडिशन कैंप और इसी तरीके से अबू घरैब जैसे घिनौने जेल इन्होंने बनाए, और खुद वो किसी दुनिया के कायदे कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज डिप्लोमेटिक तनाई का शिकार हो चुके हैं अमेरिका और उसके जो इजराइल है। दूसरी जानिब इनकी आप देखें बहादुरी इतनी है कि वो नेतन्याहू नजर ही नहीं आ रहा, और सुना है कि ज्यादातर फजा में ही रहता है, अगर तो वो बच गया वो हो तो, क्योंकि उसके मरने की भी इतलात आ रही हैं और उसका ट्विटर हैंडल खामोश बैठा हुआ है। लेकिन इजराइल से इस बात की तरदीद कर रहा है अब्दुल्ला गुल साहब, इजराइल तो इस बात की तरदीद कर रहा है। लेकिन जी, लेकिन देखिए, आबनाए हरमुज़ पे अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो मैं आपको ये बता दूं कि आबनाए हरमुज़ पे तो इस टाइम पे मुकम्मल ईरान का कंट्रोल है। अभी जो 3 जहाज इन्होंने भेजे, अमेरिका ने कहा कि आप चले जाएं, उसके अंदर एक थाईलैंड का था, एक जापान का था और एक गालिबन किसी तीसरे मुल्क का, तो उन तीनों को प्रोजेक्टाइल यानी कि मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया गया। तो अभी उसको कैसे रोकेंगे? मिसाइल को तो
मिनाब में स्कूल पर जो मिसाइल हमले के बाद हमने देखा कि जो अमरीकी इंटेलिजेंस है और टारगेटेड सिस्टम पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो सर आप क्या समझते हैं कि जो अस्करी ऑपरेशंस में जो टारगेटेड आइडेंटिफिकेशंस हैं और इंटेलिजेंस वेरिफिकेशंस हैं, उसके क्या प्रोटोकॉल होते हैं और इस वाक़े को आप किस जाविये से देख रहे हैं? जी नादिर मीर साहब। अमेरिका ने तो इस वक्त जो इस्तेमाल की है अपनी पार, हेलो जी जी, जो अपनी पार इस्तेमाल की थी इनिशियली बेसिकली मिलिट्री टारगेट्स के लिए की थी ईरान के खिलाफ, और उसके अंदर जो दूसरे जो पब्लिक टारगेट्स हैं, सिविलियन टारगेट्स, उनको भी किया। और अब ये जो ज्यादा खतरा है ना, देखें अब जो खतरा इस वक्त है वो ये है कि ये वॉर एस्केलेट ना कर जाए, ये हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली। अभी अगर ये वॉर चलती है इस तरह जिस तरह आगे अभी चल रही है और ये चलती जाती है, तो जाहिर है इसमें और मुल्क आएंगे। अब सऊदी का डिफेंस पाकिस्तान ने करना है, ये चीज समझ नहीं कोई, पाकिस्तान इज अलाइंड विद सऊदी अरेबिया, तो जाहिर है हम तो ईरान के खिलाफ नहीं है, हम तो ईरान के लोगों के लिए बहुत अच्छे ख्यालात रखते हैं शुरू से, अब हिस्टोरिकली एंड अदरवाइज ऑल्सो। सो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड अफेयर, इसलिए एक प्रॉब्लम हो, एक होता है इमोशनल डिस्कशन और एक होता है उसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन इस वॉर का ये है कि इस वॉर को इस वक्त कोई भी नहीं जीत रहा पूरी तरीके से। अमेरिका इसराइल इसलिए नहीं जीत रहे कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं ला सके या लाए अभी तक, एक बात। और दूसरी तरफ ईरान इनको तो कर रहा है, लेकिन अब ईरान अमेरिका को जाकर तो नहीं हरा सकता ना, अमेरिका में तो स्ट्राइक नहीं कर रहा, अमेरिका तो इंटैक्ट पड़ा हुआ है, उसको नहीं फर्क पड़ता। अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बातों से तो वो इराक के खिलाफ भी बातें उठी थी और दूसरे वियतनाम वॉर में वहां यूनिवर्सिटीज में होती थी, और वो ठीक है, वो अमेरिका के सिस्टम में चलता रहता है। असल इश्यू तो ये देखना आपने कि इसको पाकिस्तान के एंगल से देखिए वॉर को, कि हमने क्या करना है, क्योंकि हम तो इफेक्ट होते हैं ना, हम साथ नेक्स्ट डोर नेबर भी हैं ईरान के, और ज्योग्राफिकली भी इफेक्ट होती है। अगर वहां ऑयल नहीं आएगा तो आपको भी नहीं आएगा, तो आपको भी प्रॉब्लम है ना। तो हमने इसलिए पाकिस्तान की, आप नोट करें कि पाकिस्तान की लीडरशिप मिलिट्री एंड पॉलिटिकल इस वक्त ये कोशिश कर रही है अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज, जिसमें अंदर ओमान भी है, चाइना भी है और भी ममालिक, कि इस वॉर को नंबर 1 डीएस्केलेट कराया जाए, इसको आइडली स्पीकिंग इसको सीज फायर कराया जाए, जंग बंद कराई जाए। और अगर नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद अकेले तो अकेले नहीं करा सकते, तो कम से कम इसको कंटेन कराया जाए। कंटेन का मतलब है कि हमारा इंटरेस्ट है कि जो अरब ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया खास तौर पे, उनके ऊपर उनकी और ईरान की लड़ाई ना हो जाए, बिकॉज फिर हम इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो असल इशू है वो ये है कि उससे सिचुएशन पाकिस्तान के लिए काफी जो है वो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है एक तरफ ईरान है, एक तरफ सऊदी अरब, और जबकि सऊदी अरब के साथ हमारा मुआहदा भी हुआ है। अच्छा, लेकिन सर ये बताइएगा, जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो ये कशीदगी है, तो हम ये देखें कि मुसलसल बढ़ रही है, तो अस्करी एतबार से अगर ये तनाज़ा मुकम्मल जंग में तब्दील हो जाता है, तो खित्ते में कौन कौन से महाज जो है वो सबसे ज़्यादा हसास हो सकते हैं, खलीज शाम में, इराक या बहरे अरब में, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? लेकिन ये अगर वॉर एस्केलेट हो जाती है तो इट विल बिकम अ वेरी डेंजरस वॉर। उसकी वजह सुने, उसकी वजह, पहली वजह उसका नाम है। देखिए मिडिल ईस्ट, दुनिया के नक्शा खोलें तो मिडिल ईस्ट किधर है? दुनिया के दरमियान में मिडिल है। देखे ना अब ये हुई है तो फ्लाइटें डिस्टर्ब हो गई है, ऑयल का हुआ तो सारी दुनिया की ऑयल इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है, तो हर चीज इफेक्ट हो जाती है। और ये वॉर खाली फिर इधर तक नहीं रहेगी, इसके ऊपर ये समझे कि यूक्रेन में, मैं जियो पॉलिटिक्स पढ़ाता हूँ, ग्लोबल वॉरफेयर पढ़ाता हूँ, ये यूक्रेन की रशिया की जंग खत्म नहीं हो गई, चल रही है। चाइना का अपना इंटरेस्ट है ताइवान लेने में, तो दिस कैन कन्वर्ट इनटू अ ग्लोबल वॉर आल्सो, कि आगे बढ़ती है, अभी तक तो नहीं हुई, तो बढ़ती गई तो फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल वॉर होगी, जिसका सबको नुकसान होगा, इवेंचुअली फायदा किसी को भी नहीं होगा इसके अंदर। बिकॉज वॉर में जब उधर तक बात चली जाती है तो फिर बिल्कुल एक अटर हॉरिफिक वॉर हो जाती है। और हमने तो पाकिस्तान एंगल से देखना है, हमने हर चीज को पाकिस्तान एंगल से देखना है, और वो एंगल ये है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, सबसे पहले मैंने कहा पाकिस्तानी इन द गल्फ, सेकेंडली हमारी ऑयल, थर्ड हमारा सऊदी अरेबिया के साथ। तो वी आर ट्राइंग फॉर पीस, हमारी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, हमारी स्टेट भी कर रही है, बाय द वे वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू गेट पीस और वॉर कंटेंट। अच्छा, लेकिन नादिर मीर साहब, ईरान ने जब इंदिया दिया कि दुश्मन के खिलाफ जो है वो नए महाज खोले जा सकते हैं, और अस्करी इस्लाह में नए महाज खोलने का क्या मतलब है, आप इसको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। उसके अलावा वो उन्होंने ये कहा है कि मुमकिन जोग्राफिया और स्ट्रेटेजिक मकामात वो कौन से हो सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर ऑब्वियसली क्योंकि ईरान बारहा ये बात कर चुका है कि जो अमरीकी अड्डे हैं जो खलीजी ममालिक के अंदर हैं, अगर वहाँ से इजराइल की तरफ से हमले अगर नहीं रुकते हैं तो हम उन अड्डों को निशाना बनाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान जो है उसके लिए फैसला काफ़ी मुश्किल होगा। नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, हमने ऑलरेडी ऐलान कर दिया, आप हेडलाइन पढ़ ले अखबार की। नहीं सर, वो तो कर दिया है, लेकिन फिर सऊदी अरब वाले मैटर की बात कर रही हूँ कि वहाँ से फिर हमें ऑब्वियसली फिर हमें तो सऊदी अरब के साथ खड़ा होना ही है ना।
तो ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, मुश्किल तो वो है ना कि आपने फैसला करना हो, आप तो फैसला कर चुकी है। वी आर विद सऊदी अरेबिया। अगर ना भी हमारा एग्रीमेंट होता, हमारा, आपको शायद नहीं पता, हमारा एक पुरानी हिस्टोरिकल सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान मिलिट्री की अंडरस्टैंडिंग है टू सपोर्ट सऊदी अरेबिया सिक्योरिटी, और अब तो आपका फॉर्मल एग्रीमेंट है उनके साथ, तो आप उनके साथ है 100% है, ये आपने ऐलान भी कर दिया है और दुनिया को बता भी दिया है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, और हम तो ईरान से नहीं ना लड़ना चाहते, सिंपल सी बात है। तो इसका हल ये है, इसका एक मसला होता है ना, उसका मसले का हल ढूंढना चाहिए, बजाय के ऊपर आप बातें करते रहे उसके ऊपर। उसका हल ये है कि जो एफर्ट पाकिस्तान कर रहा है फॉर पीस, इट इज द बेस्ट थिंग टू डू, नंबर 1। और नंबर 2, ये जो ख्याल है ना कि ईरान बहुत से महाज खोल देगा, ये ईरान की पावर को ईरान को डिफेंसिव या दिफाई उसके पास काबिलियत है जो उसने दिखाई है, लेकिन उसके अपने भी बड़े मसाइल। आप ये देखें कि ईरान की लीडरशिप बार बार टारगेट हुई है, पिछले साल भी टारगेट हो गई थी, पिछले 4 साल हिजबुल्लाह की भी हुई थी, इस साल भी हुई है, और अभी जो अगली लीडरशिप आई है उसको भी टारगेट करने के लिए ये अमेरिका इसराइल तैयारी कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। सो ये एक वीकनेस है ना, लीडरशिप के बगैर तो जंग नहीं ना होती, मुनज़्ज़म जंग जो होती है, ऑर्गेनाइज्ड अफेयर, वॉर इज एन ऑर्गेनाइज्ड अफेयर। और दूसरी एक और बात समझने की है कि वॉर्स हैव अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि बहुत सी चीजें जो सोची नहीं होती ना, वो नतीजे निकल आती वो हो जाती है। तो उसमें अगर ये वॉर चलती है तो उसमें मुस्लिम ममालिक सबका नुकसान होगा और उसमें ईरान का नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप ये समझें, ये लोग नहीं अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं सारे इमोशनलिज्म में प्रो ईरान, ईरान जो है वो 50% पर्शियन है, उसमें अजरी पॉपुलेशन जो है ना, वहां पर जरा देखें अजरी पॉपुलेशन कितनी है, और वो अजरबैजान के साथ लिंक्ड है। अजरबैजान इज एन एलाई ऑफ इसराइल फॉर योर इंफॉर्मेशन। और इसी तरह कुर्द हैं जो वहां पर तुर्की से लड़ रहे थे, उधर हार गए, तो अब इधर लाना शुरू हो जाएंगे। ऑलरेडी अमेरिका इसराइल उनको उकसा रहा है और सपोर्ट कर रहा है, एंड अदर्स आल्सो। तो कहने का मतलब है कि अगर ये जंग चलती है तो इसमें सबका नुकसान होगा, फायदा किसी का भी नहीं होगा। ये जो ख्याल है ना कि ये जीत जाएगा, वो ऐसी कोई बात नहीं है। ईरान इज अ मिडिल पावर, इट कैनॉट, मतलब क्या वो अपना दिफा उसने किया, बहादुरी से लड़ा है, बड़ी अजीम कौम है ईरान की, वो उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा है उनका। लेकिन अगर ये एक्सपेक्ट करना कि अब वो अकेले हो, लेकिन ना, या तो रूस अमेरिका चीन साथ लड़ रहे हो ना, जंग लड़ रहे हो, तो फिर तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए, वो है नहीं सूरत हाल। वो अभी उनको सपोर्ट कर रही है, तो इसलिए अमन का रास्ता जो है वो सबके इंटरेस्ट में है, शामिल ईरान की। ठीक है, बहुत शुक्रिया नादिर मीर साहब आपका, आपके कीमती वक्त का, और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया था डिफेंस एनालिस्ट अब्दुल्ला गुल साहब ने। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद नेक्स्ट सेगमेंट के हवाले से बात करेंगे, आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त क्या हलचल मच रही है। तो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।